लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक फंक्शन और उसकी डेफिनेशन। फंक्शन के बारे में हमने कहा था कि फंक्शन एक सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम है और किसी भी फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमने कुछ आपके लिए प्रिकॉशंस दी थी कि जब भी हमने किसी फंक्शंस को यूज़ करना है तो हमारे पास सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन। तो जो तीन मेन पार्ट्स हैं फंक्शन के, फर्स्ट इज़ कॉल्ड एज अ फंक्शन डेक्लेरेशन। जैसे हम किसी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले, जैसे कोई वेरिएबल है उसको हमने यूज़ करना है तो पहले हम उसको क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। सेम वे फंक्शन को अगर हमने यूज़ में लेके आना है तो हम उस फंक्शन की सबसे पहले क्या करते हैं, डेक्लेरेशन, और उसका दूसरा नाम हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। सो प्रोटोटाइपिंग का मतलब फंक्शन को हमने डेक्लेयर करना है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि फंक्शन को हमने कॉल भी करना होता है। तो इसको हम बोलते हैं, कॉल करने का मतलब क्या होता है, फंक्शन को हमने असेस करना है। सो असेसिंग ऑफ ए फंक्शन इज़ अ फंक्शन कॉल। तीसरा जो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपने फंक्शन तो कॉल कर लिया, अगर आप उस फंक्शन को डिफाइन नहीं करोगे तब एरर आएगा आपके प्रोग्राम में। तो हमें क्या देना है, फंक्शन की डेफिनेशन, मतलब हमने उस फंक्शन को क्या करना है, डिफाइन करना है, डिफाइनिंग अ फंक्शन। ये तीन पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं किसी भी फंक्शन को जब आपने हैंडल करना है। तो उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है जिसको हमने कहा प्रोटोटाइप, उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। प्रोटोटाइप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड, कंपाइलर को पूरी इंफॉर्मेशन देनी इसकी डिटेल्स के बारे में। सो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, इम्पॉर्टेंट डिटेल्स अभी बताते हैं वो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स कौन कौन सी हैं, टू द कंपाइलर, कंपाइलर, ताकि उससे कंपाइलर की जान पहचान हो जाए पहले। तो वो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स क्या क्या हैं हमारे पास, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कंपाइलर को कि फंक्शन का नाम क्या है, वो भी प्रोटोटाइपिंग से पता चलता है। उसके बाद उसकी रिटर्न टाइप क्या है, कि कोई भी फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है, तो वो किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। और तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कि वो कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को लेके डील कर रहा है। सो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और उनकी क्या डेटा टाइप है, विद देयर डेटा टाइप। तो ये तीन चीज़ों की डिटेल्स देने के लिए ही हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। और ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि इट शुड बी रिटन बिफोर डिफाइनिंग द फंक्शन, बिफोर डिफाइनिंग द यूज़र डिफाइंड फंक्शन। मतलब जैसे हमने वेरिएबल के केस में यूज़ किया कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कब करना है, उसको यूज़ करने से पहले। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लेता हूँ a+b, तो उससे पहले मुझे a को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा और b को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। सेम वे जो भी फंक्शन को आपने प्रोटोटाइपिंग, जो भी आपने फंक्शन को डिक्लेयर करना है, इट शुड बी रिटन बिफोर डिफाइनिंग द यूज़र डिफाइन फंक्शन। नेक्स्ट कम्स कि जब भी हमने किसी भी फंक्शन को
डिक्लेयर करना है तो उसका सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स में सबसे पहले आता है कि वो किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, क्योंकि फंक्शन कोई वैल्यू कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करके वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसकी रिटर्न टाइप, फिर आएगा फंक्शन का नाम और उसके अंदर आएगी आर्गूमेंट लिस्ट। तो जैसे हमने बताया कि नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स विद देयर डेटा टाइप, तो डेटा टाइप और आर्ग्यूमेंट की लिस्ट, और उसके बाद आ जाएगा सेमीकोलन। तो इसमें आर्गूमेंट्स, पैरामीटर्स, जो कुछ भी हो सकता है। जो रिटर्न टाइप है वो कुछ भी हो सकती है, वो मान लो हमारे पास फ्लोट भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है। अगर वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो हम क्या लिखेंगे, उसकी रिटर्न टाइप वॉइड। फंक्शन का नाम कोई भी वैलिड नेम होना चाहिए, जो हमने आइडेंटिफायर्स में रूल पढ़े हुए हैं वो। यहाँ पे जैसे कि डेटा टाइप है, उसके बाद डेटा टाइप, फिर पैरामीटर 1, फिर कोमा, फिर अगले का डेटा टाइप, फिर पैरामीटर 2, फिर नेक्स्ट, जितने भी आपको पैरामीटर्स चाहिए हुए हों तो उतने पैरामीटर्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक बात और याद रखने वाली है इस केस में कि अगर हम कोई भी पैरामीटर नहीं पास कर रहे, when we are not passing any argument, when we are not passing any argument, then we can leave parenthesis empty, EMPTY। ये याद रखना कि अगर हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं तो ये जो पैरेंथेसिस हैं दे कैन बी लेफ्ट ब्लैंक, यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारे पास फर्स्ट आ गया कि हाउ वी कैन डिक्लेयर अ फंक्शन। सेकंड जो हमारे पास चीज़ आती है, जो सेकंड पार्ट आता है हमारे पास, वो पार्ट है हमारे लिए फंक्शन को कॉल करना। तो सेकंड हम लिखेंगे कॉलिंग अ फंक्शन। सेकंड चीज़ हम लिखेंगे कॉलिंग या असेसिंग अ फंक्शन। ठीक है। किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए सिर्फ हम उसका नाम यूज़ करते हैं विद द आर्ग्यूमेंट्स। सो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड बाय इट्स नेम, और साथ में क्या होना चाहिए, विद नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स इनसाइड द पैरेंथेसिस। ऐसे हम इस फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो इसका हम अगर सिंटेक्स देखें तो इसका सिंटेक्स क्या बनेगा, हमने लिखा कि ये फंक्शन कैन बी कॉल्ड बाय इट्स नेम। जो भी फंक्शन का आपने नाम लिखा हुआ है, मान लो कि फंक्शन का नाम ये है और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट की लिस्ट और सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल मान लो कि फंक्शन का नाम क्या है, ऐड, और मान लो 2 पैरामीटर्स हैं तो a, b। अगर मान लो कोई और फंक्शन है, मान लो कि फैक्टोरियल निकालना है हमने, तो फंक्शन का नाम फैक्टोरियल तो एक ही नंबर का निकलेगा, तब हम क्या लिख सकते हैं, n। सपोज़ हमने एक वैल्यू देनी है, जैसे a एक वैल्यू दी है और एक कांस्टेंट वैल्यू भी, तो ये भी वैलिड है। इसका मतलब कि वी कैन ऑल्सो यूज़ अ कांस्टेंट वैल्यू जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं।
और जैसे हमने आपको बताया कि अगर कोई भी फंक्शन कोई भी पैरामीटर्स को पास नहीं कर रहा तो ये एम्प्टी हो सकता है। तो दिस इज़ द वे हाउ अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड। इसमें भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये वाली देखने वाली है कि अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड इफ इट्स प्रोटोटाइप, मतलब जो आपने इसको डिक्लेयर पहले से किया होना चाहिए। जैसे हम क्लास में आपको बार बार बोलते हैं कि अ वेरिएबल कैन बी यूज्ड इफ एंड ओनली इफ इट इज़ डिक्लेयर्ड फर्स्ट। सो ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड इफ इट्स प्रोटोटाइप and its definition has been written already। जब आपने पहले से ही फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन कर लिया है, तो ये हैव कॉलिंग अ फंक्शन। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है फंक्शन के केसेस में, दैट इज़ फंक्शन डेफिनेशन। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि आपके फंक्शन ने क्या काम करना है, क्या उसने कैलकुलेशन करनी है, वो कैलकुलेशन का जो कोड है वो एक्चुअली में डेफिनेशन पार्ट पे आएगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि इट इंक्लूड्स द बॉडी ऑफ द फंक्शन, द बॉडी ऑफ द फंक्शन। बॉडी ऑफ द फंक्शन का मतलब दैट इज द कोड दैट डज सम स्पेसिफिक टास्क, जो वो काम आप उससे करवा रहे हो, टास्क या कैलकुलेशंस, जो भी आपकी कंप्यूटेशंस हैं वो वाली चीज। सेकंड इज it serves the actual purpose। क्योंकि ये एक्चुअली में कोड है तो एक्चुअली जो पर्पस ऑफ द फंक्शन है वो ये कोड ही है। सो इट एक्चुअली सर्व्स द एक्चुअल पर्पस ऑफ द फंक्शन। सेम वे इसका जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स क्या है इसकी, सेम जैसे आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया था, रिटर्न टाइप भी यहाँ पे आएगी जैसे फंक्शन को डिक्लेयर किया था। उसके बाद फंक्शन का नाम भी आएगा, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट की लिस्ट भी आएगी जैसे आपने किया था फंक्शन को डिक्लेयर करने के वक्त। लेकिन यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, यहाँ पे अब आएगा कर्ली ब्रेसिस ओपन। इसके अंदर इसका जो पूरा कोड है, ये जो बॉडी ऑफ द फंक्शन है वो आएगा। तो इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं, इसके अंदर इसके लोकल वेरिएबल्स आ सकते हैं जिसको आप डिक्लेयर भी करना है वेरिएबल्स को। उसके बाद आपने कुछ कैलकुलेशन करनी है तो हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे क्या आनी चाहिए, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, जो भी कैलकुलेशन होनी है। और एक इसके अंदर क्या आएगी, रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये चीज़ें जो है, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देना है और इसको हम फिर क्या बोल देंगे, दिस इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। ओके, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि एक और चीज़ हम बताते हैं आपको, जब भी आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया था, डिक्लेरेशन के वक्त, जैसे हम आपको यहीं पे बता देते हैं कि जब आपने फंक्शंस को डिक्लेयर किया था उस वक्त आपने क्या लिखा था, यहाँ पे उसकी रिटर्न टाइप, और क्या लिखा था आपने, फंक्शन का नाम, और यहाँ पे क्या लिखा था, आर्ग्यूमेंट की लिस्ट या पैरामीटर्स की लिस्ट, और सेमीकोलन लगा दिया था जब भी आपने फंक्शन की डिक्लेरेशन की थी। ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं
इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स या फॉर्मल आर्गुमेंट्स, फॉर्मल आर्गुमेंट्स या फॉर्मल पैरामीटर्स। ओके, जब आपने फंक्शन को कॉल किया उस वक्त आपने क्या लिखा था? सिंपली फंक्शन का नाम और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट की लिस्ट जो आपने जिसके ऊपर कैलकुलेशंस करवानी है। इनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए अब कि एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। जैसे ये भी है हमारे पास, तो ये भी हमारे पास क्या है? डिफाइन कर रहे हैं, तो हम एक्चुअल पैरामीटर से कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं उसके वो कॉपी हो जाएंगे, वो वाली वैल्यूज़ जो है वो कॉपी हो जाएगी। अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, ये रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट रिटर्न स्टेटमेंट। जो कोई भी फंक्शन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी फंक्शन है वो कोई वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन फिर भी हमें उसके लिए रिटर्न स्टेटमेंट लगानी है। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि व्हाट इज़ रिटर्न स्टेटमेंट? दिस इज़ रिटर्न स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र द कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। जिस फंक्शन ने उसको कॉल किया है उसको कंट्रोल वापस जाने के लिए, उस जगह पे कंट्रोल को वापस जाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रिटर्न स्टेटमेंट का। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से कॉल, मान लो कि हमने यहाँ से कोई फंक्शन कॉल किया ऐड a, b विद एक्चुअल पैरामीटर्स, तो कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा? जहाँ पे आपने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। फिर जो यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट है वो क्या करती है? वो कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देती है बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। सो दिस इज एक्चुअली द रिटर्न स्टेटमेंट विच एक्चुअली यूज टू ट्रांसफ़र द कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। या हम मेन कई बार यूज़ करते हैं, तो मेन में भी हम कई बार लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि टू कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग फंक्शन और टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम यहाँ से इसको ऐसे शुरू कर सकते हैं, इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग फंक्शन और टू द ऑपरेटिंग सिस्टम इफ इट इज़ रिटन इनसाइड मेन फंक्शन। जो हमारे पास मेन फंक्शन है उसके अंदर लिखा हुआ है, तो रिटर्न इज एक्चुअली यूज टू कंट्रोल बैक द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट चीज है द कंट्रोल स्टेटमेंट में और मे नॉट बी रिटर्न वैल्यू। ये वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी रिटर्न कर सकता है। टू द कॉलिंग फंक्शन, टू द कॉलिंग फंक्शन इफ it does not return any value, if it does not return any value, तब हम उसका सिंटेक्स क्या लिखेंगे? we will simply write it as a return semicolon. लेकिन if it does return some value, अगर ये कोई वैल्यू को ट्रांसफ़र करता है तब इसका सिंटेक्स क्या बन जाएगा? तब इसका सिंटेक्स हो जाएगा रिटर्न एक्सप्रेशन या
रिटर्न पैरेंथेसिस में डाल दो, ऐसे। इसकी मैं एग्जांपल समझाऊं तो ये देखो, फॉर एग्जांपल हमने कोई फंक्शन लिखा फ्लोट, और ये फंक्शन का नाम आ गया सम, और इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं या नहीं है। फ्लोट मान लो a की वैल्यू है 10.5 और मान लो b की वैल्यू है 7.3, मान लो ये दो वैल्यूज़ हैं। ओके, तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, रिटर्न a प्लस b। सिंपली मैं एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ, और ये मैंने क्या कर दिया, क्लोज। अगर मैं एक्सप्रेशन की जगह मैं कोई वेरिएबल का नाम भी लिख सकता हूँ, मैं फंक्शन की जगह किसी वेरिएबल का नाम भी लिख सकता हूँ। कैसे कि सपोज यही प्रोग्राम है, तो मैंने लिखा फ्लोट सम, फ्लोट मैंने a की वैल्यू भी ले ली, मान लो 7.5, b की वैल्यू ले ली 2.5, और मान लो एक और वेरिएबल मैंने ले लिया रिज़ल्ट, और फिर मैंने क्या करवाया, रिज़ल्ट को कैलकुलेट करवाया a प्लस b, और फिर मैंने क्या लिखा, रिटर्न रिज़ल्ट। तो मैं एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, एक वेरिएबल का नाम भी लिखा जा सकता है। एक और बात, देयर मे बी मोर देन वन रिटर्न स्टेटमेंट, but at a time only one will execute. What at a time only one will response, मतलब कोई एक ही जो है वो रिस्पॉन्स करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल फंक्शन के अंदर हम कुछ कोड लिखा है, फिर हमने लिखा कि इफ़, अगर कोई कंडीशन है, इफ़ कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो रिटर्न वैल्यू 1, कुछ ये कर दे, एल्स रिटर्न वैल्यू 2। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई आपने कोड लिखा, अगर कंडीशन ट्रू आती है तो वो कोई वैल्यू 1 को रिटर्न करे, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो रिटर्न v2 करे। लेकिन एट ए टाइम या तो रिटर्न v1 होगा या रिटर्न v2 होगा। तो दो रिटर्न स्टेटमेंट तो हो सकती हैं, लेकिन एट ए टाइम जो है वो एक ही रिटर्न स्टेटमेंट है वो रिस्पॉन्स करेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट 3 पार्ट्स ऑफ द फंक्शन। अगले में हम कंटिन्यू करेंगे अदर कंसेप्ट्स ऑफ द फंक्शंस। थैंक यू।